Good morning student. My name is Professor Narendra Kumar, Assistant Professor, Computer Science Department, Axis College, कानपुर। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? एड्रेसिंग, नेटवर्क एड्रेसिंग, कैसे एक नेटवर्क जो है बिटवीन दो नेटवर्क है। अगर मैं बात करता हूँ दो नेटवर्क की, एक आपका यूजर होता था या फिर सेंडर कह सकते हो, दूसरा आपका रिसीवर होता था। तो हम उनसे कैसे चैनल इस्टेब्लिश करते हैं, कैसे उनके एड्रेसिंग फाइंड करते हैं, कैसे उनको डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, वो मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था। फिर उसके बाद में हमने मैक एड्रेस पे डिस्कस किया हुआ था, पोर्ट एड्रेस पे डिस्कस किया हुआ था, आईपी एड्रेस पे डिस्कस किया हुआ था। आईपी एड्रेस में IPv4 IPv6 के बारे में बताया था आपको, उसके क्लासेस के बारे में बताया था। तो अब आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर एक ऐसी लेयर है जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है आफ्टर डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले आते हैं डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली करती क्या है, इसके रोल्स क्या है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एक चीज़ और बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। इसी पर थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूँ जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट लेयर अगर हम बात करेंगे तो आप अगर लेयर की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम OSI लेयर की बात करते हैं तो हम इसमें 7 लेयर्स में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल लेयर, ठीक है, डेटा लिंक लेयर, फिर उसके बाद में नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। गॉट इट? आपको समझ में आ गया सभी को। स्टार्ट नीचे से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हम बात करेंगे OSI लेयर मॉडल की, जिसको हम रेफरेंस मॉडल बोलते हैं। अगर यहीं पर हम TCP/IP की बात करते हैं, TCP/IP की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपको यही चीज़ 5 लेयर में डिवाइड हो जाएंगी, लेकिन करेंटली इसको 4 लेयर में कर दिया गया है। ठीक है, अब क्या है, इसमें 5 लेयर्स की बात करते हैं तो यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, 3 वाला पोर्शन जो है वो हमने क्या क्या कर रखा है, हमने डिवाइड कर दिया है किसमें, 3 पार्ट में। जैसे देखो यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड करके हमने डायरेक्टली इसका क्या बना दिया है, एप्लीकेशन। कौन कौन सी लेयर को मर्ज कर दिया है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर को मिला के। इसके बाद में हमने क्या किया, और इसको भी मर्ज कर दिया। इसको मर्ज करके हमने क्या कर दिया, इसको नेटवर्क लेयर बना दिया। ठीक है, इसके बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर को हमने सेम कर रखा है, और इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर। लेकिन हम अभी क्या करेंगे, सिर्फ इनको अलग ही अलग रखेंगे, इनको सेपरेट ही रखेंगे, कंबाइन नहीं करेंगे। अगर हम ऐसे काउंट करते हैं तो इसमें 1 2 3 4 काउंट हो रही आज की डेट में, जो भी अपडेटेड जो है उसके अकॉर्डिंग। अदरवाइज क्या है कि 5 लेयर में अगर हम TCP, हम पढ़ेंगे कि जो TCP/IP मॉडल है उसको हम 5 लेयर में रखते हैं। इसमें डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को भी अभी भी अलग ही रखेंगे, ठीक है, पढ़ने के लिए। अब देखो, इसको जब भी हम काउंट करेंगे स्टार्टिंग में, एक चीज़ और बताते हैं कि अगर हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पर एक क्या होगा, एक आपका सोर्स होगा, दूसरा डेस्टिनेशन होगा। मतलब कहने का मतलब एक सेंडर होगा, दूसरा रिसीवर होता है। एक डेटा को सेंड करेगा, दूसरा रिसीव करेगा। अब इन सेंडिंग एंड रिसीविंग में सबसे बड़ा रोल क्या होगा कि सेंडर साइड में इस तरह से इंफॉर्मेशन फ्लो होगी। कहाँ से फ्लो होगी, एप्लीकेशन लेयर टू फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर टू फिजिकल लेयर, कहाँ पर, सेंडर साइड पे। और जैसे ही ये नेटवर्क में आएगा, ठीक है, नेटवर्क में आने के बाद जैसे ही ये रिसीवर के पास में जाएगा, तब डेटा कैसे सेंड होगा, फिजिकल लेयर टू एप्लीकेशन लेयर टू रिट्रीव द ओरिजिनल मैसेज। जो भी पैकेट दिया है, जो मैसेज दिया हुआ है, वो जैसा उसने सेंडर ने सेंड किया था वैसा ही उसको रिसीव होना चाहिए।
है ना, तभी तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाएगा। अगर कहीं पर भी मिस्टेक होती है तो हम क्या करेंगे, उसमें एरर होगी, फिर उसको हम क्या करेंगे, एरर डिटेक्शन टेक्निक लगाएंगे, फिर उसमें एरर प्रिवेंशन की टेक्निक लगाएंगे और एरर टॉलरेंस की टेक्निक लगाएंगे। ठीक है, तो नाउ कम टू द ट्रांसपोर्ट लेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब इसका फीचर्स क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रांसपोर्ट लेयर के रोल क्या है, मेन रोल्स क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर के, टू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन सर्विस, टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन सर्विस टू द एप्लीकेशन लेयर। कहने का मतलब ये है कि ये चैनल्स को या फिर नोड्स को सर्विस प्रोवाइड कराता है कि आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन मिल सके, इसलिए टू द डिफरेंट रनिंग होस्ट। कहने का मतलब ये एक सेंडर है, दूसरा रिसीवर है, इन दोनों को एक इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड कराता है कि इफेक्टिवली जो इन्फॉर्मेशन उनको शेयर करना है एक दूसरे से वो इफेक्टिवली उसके दोनों के पास में रहे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल आर इम्प्लीमेंटेड इन द सिस्टम बट नॉट द नेटवर्क राउटर। जब भी हम बात करेंगे यहाँ पर, अभी मैं आगे डिस्कस भी करूँगा कि यहाँ पर जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है उसमें कुछ चेक पॉइंट्स बनाए जाते हैं। जैसे अगर हम नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर में अगर हम डिफ्रेंशिएट करने की बात करते हैं या फिजिकल लेयर में बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि अभी मैं आपको डिस्कस करूँगा वन बाय वन, तब आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट लेयर में सिर्फ 2 प्रोटोकॉल काम करेंगे। सबसे पहली बात ट्रांसपोर्ट लेयर में इसको माइंड में रखना, ट्रांसपोर्ट लेयर में 2 प्रोटोकॉल काम करें। कौन से टीसीपी प्रोटोकॉल और यूडीपी प्रोटोकॉल। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली कैसे होंगे, जब 2 ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स, मैंने क्या बताया था आपको, 2 ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होते हैं और ये डिफरेंट सेट्स होते हैं किसके व्याप पर, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या भी वर्क होता है और इसमें भी वर्क होता है। ठीक है, नेटवर्क लेयर में क्या होता है, चैनल्स की बेसिस पे काम होता है। इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, एंड टू एंड काम होता है। चैनल्स में काम नहीं होता है, एंड टू एंड की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नोड टू नोड। ठीक है, अब देखो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होगा, यहाँ पर आपको मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको शायद पहले भी पढ़ाया हुआ है। मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, और डीमल्टीप्लेक्सिंग सिंपल सा टर्म है। मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, 1 to many, 1 to many और many to 1, सिंपल सा रोल है। गॉट इट, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट, 1 to many और many to 1, ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब देखो, और इसको भी मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा। अब देखो बात करते हैं, इट ऑल्सो प्रोवाइड द सर्विस रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र, जो मैंने आपको अभी बताया था, इफेक्टिव डेटा ट्रांसफ़र। ठीक है, जो और गारंटी देता है बैंडविड्थ की और डिले गारंटी देता है कि कितना डिले हो रहा है, कितना उसका टाइम टू लिव होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, ये भी ये डिसाइड करता है। ठीक है, अब देखो ये बात करते हैं कि ये यहाँ पर एक लेयर कौन सी है, इंटरनेट लेयर। ठीक है, इंटरनेट लेयर है ये वाली, और ये आपकी एप्लीकेशन लेयर है। इन दोनों के बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है वो क्या है, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन काम करेगा, टीसीपी और यूडीपी। कहने का मतलब ये है कि अगर ये सेंडर साइड में है, तो डेटा एप्लीकेशन लेयर से इस पे आएगा और ये इसको डेटा ट्रांसफ़र करेगा, और ये इसके नीचे वाली लेयर जो है उसके लिए डेटा ट्रांसफ़र करेगा। गॉट इट। और जब ये डेस्टिनेशन साइड पे वो काम करेगा, रिसीवर साइड पे काम करेगा, तो ये इंफॉर्मेशन को लेगा, इसको देगा और ये वाला एप्लीकेशन को देगा। ये चीज़ आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो क्या है कि इसने क्या किया, कोई इंफॉर्मेशन को लिया और उनको डिफरेंटली सेंड कर दिया।
देखो ये आपके कुछ सर्विसेज हैं जो ट्रांसपोर्ट लेयर आपको प्रोवाइड कराती है। सबसे पहली सर्विस आपको कौन से प्रोवाइड कराती है? एंड टू एंड डिलीवरी, कि जो भी इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है वो बिल्कुल इफेक्टिवली सेंड हो रही है विदाउट एनी एरर। ठीक है, एड्रेसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी एड्रेस जिसको भी डेटा ट्रांसफ़र करना है उसका एड्रेस प्रॉपर है या नहीं है, किसी तरह का मिसमैच तो नहीं है, पता चला कि हमने जो डेस्टिनेशन है उसका जो रूट है, क्योंकि सिंपल सी बात है अगर नेटवर्किंग की बात करते हैं तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट रूट की बात करेंगे और जिसमें डिजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सपोज मान लो इन एनी केस इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है और बीच में जो उसका इंटरमीडिएट राउटर था वो ऑफलाइन हो गया, मतलब वर्क करना उसने बंद कर दिया, तो उसके बाद में तुरंत ICMP प्रोटोकॉल वर्क करेगा या DHCP प्रोटोकॉल वर्क करेगा और डायरेक्टली उसको दूसरा लिंक प्रोवाइड कराएगा जो शॉर्टेस्ट होगा उन सभी रूट्स में से। ठीक है, उसके लिए एड्रेसिंग का सबसे बड़ा रोल रहता है। रिलायबल डिलीवरी कहने का मतलब विदाउट एनी एरर आपकी इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है। ठीक है, अब देखो इसके बाद बात करते हैं फ्लो कंट्रोल, कि जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो कितनी स्पीड में हो रहा है, जो रिसीवर है वो उसकी बैंडविड्थ कितनी है, उसकी रिसीविंग कैपेसिटी कितनी, बफर साइज कितना है, ये भी डिपेंड करता है। और जब भी कम्युनिकेशन होता है, एक चीज़ और बताते हैं, जब भी कम्युनिकेशन होगा तो रिसीवर जो है वो हमेशा सेंडर को इन्फॉर्मेशन, सेंडर क्या करता है रिसीवर से पूछता है कि भैया आपकी रिसीविंग कैपेसिटी कितनी है, आपके पास प्रॉपर स्टोरेज है कि नहीं है। सपोज मान लो सेंडर को 1 GB का डेटा सेंड करना है और जो रिसीवर है उसके पास में 500 GB का ही स्पेस बचा हुआ है और सारा यूटिलाइज हो गया है। अब अगर 1 GB का हमें डेटा सेंड करना है तो 1 GB का स्पेस होना भी चाहिए, तो इसलिए सेंडर हमेशा रिसीवर से पूछता है कि आपको कितनी, जितना मैं आपको डेटा सेंड कर रहा हूँ आपके पास प्रॉपर कैपेसिटी है कि नहीं है। अगर बोलेगा नहीं है तो वो डेटा ट्रांसफ़र नहीं करेगा, अगर बोलेगा कि हाँ कि हमारे पास इतनी, इससे ज़्यादा सफिशिएंट हमारे पास है, आप डेटा सेंड करो। फिर इसके बाद पूछेगा कि आपकी बैंडविड्थ कितनी है, आपकी रिसीविंग कैपेसिटी कितनी है, उसी के हिसाब से हम पैकेज साइज़ बना के दें। पता चला कि हमने 50 MB का पैकेज बना दिया या 5 MB का बना दिया, 5 MB का पैकेट बना दिया और आपको सिर्फ 1 MB का पैकेट रिसीविंग है, तो उससे क्या होगा, पैकेट ड्रॉप हो गए, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा तो पैकेट ऑब्वियसली ड्रॉप होंगे, तो क्या होगा, एरर होगी, मतलब कहीं ना कहीं करप्ट डेटा आपके पास पहुंचेगा। तो अब मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे, अपवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग, डाउनवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग का भी बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। ठीक है, अब देखो ये कुछ टर्म जो है मैंने ब्रीफली आपको इसलिए इसमें शो करा रहा हूँ कि ताकि आपको ईच एंड एवरी टर्म क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं क्या करता डायरेक्टली आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट दिखाता, लेकिन सिर्फ इतना लिखता एंड टू एंड डिलीवरी और फ्लो कंट्रोल, फिर मैंने उसके हिसाब से आपको बताता, तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको वो चीज़ याद रहेंगी और आप उस पर इफेक्टिवली वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये एंड टू एंड डिलीवरी की बात करते हैं तो यहाँ पर ये इंश्योरिटी देता है कि हम जो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं वो एंड टू एंड जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन हमने सेंड की, ठीक है, एंटायर मैसेज में, वो प्रॉपर मैसेज डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा। कहने का मतलब ये है सोर्स टू डेस्टिनेशन तक एंड टू एंड डिलीवरी की फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कराता है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फ्लो कंट्रोल की। फ्लो कंट्रोल कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फ्लो कंट्रोल है, जो हमारे पैकेट सेंड्स हो रहे हैं, ठीक है, उनमें हमें फ्रेगमेंटेशन की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, उसमें सेगमेंटेशन की ज़रूरत पड़ रही है नहीं पड़ रही है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, द फ्लो कंट्रोल प्रिवेंट द सेंडर फ्रॉम वेयर हेल्पिंग एंड रिसीवर्स इफ़ ओवरलोडेड। रिसीवर क्या है, ओवरलोडेड हो गया, मतलब कहने का मतलब ये है कि उसके पास में रिसीविंग कैपेसिटी, उसका बफर जो था वो फुल हो गया, तो क्या है, पैकेट ड्रॉप होने लगेगा। जैसे लीकी बकेट और टोकन बकेट की बात करते हैं तो उसमें आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको ये चीज़ें पढ़ाऊँगा। ठीक है, जब भी मेरी क्लासेस होंगी तो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट पे भी, कंजेशन कंट्रोल में भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे लीकी बकेट पे काम होता है, कैसे टोकन बकेट पे काम होता है, उसके व्याप पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा ये है कि जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो
उसमें किसी तरह का पैकेट ड्रॉप नहीं होना चाहिए, एक फ्लो बना रहना चाहिए कि जितने, अगर हमने 5 MB का डेटा सेंड किया है तो 5 MB का डेटा उसको मिल जाए विदाउट एनी ड्रॉपलेट। ठीक है, देखो अगर डेटा कहीं पर भी मिसमैच होता है तो क्या होगा, रीट्रांसमिशन होगा। और रीट्रांसमिशन का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और कभी कभी होता है डुप्लीकेट डेटा भी पहुंच जाता है। पता चला कि जो पैकेट हमने सेंड किया हुआ था वो कहीं ना कहीं नेटवर्क में था, जब तक, क्योंकि टाइम टू लिव का एक कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर हमने किसी भी पैकेट को, और टाइम टू लिव कॉन्सेप्ट हम कब कैसे डिसाइड करते हैं कि कितने टाइम तक वो डेटा रहेगा, वो सेंडर टू डेस्टिनेशन तक जो लेंथ है, जो भी इसकी डिस्टेंस है, उसको हम मेजर करते हैं इसकी स्पीड से, और जो भी टाइम निकलता है उससे हम 2 सेकेंड या 3 सेकेंड एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि किसी तरह का डिले हो जाए तो वो प्रॉपर तरीके से पहुंच जाए। अगर डुप्लीकेट डेटा पहुंचेगा तो क्या होगा, कंजेशन होगा, फ्लड होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कंजेशन होगा जिससे ड्रॉप डेटा या पैकेट हो सकता है। ठीक है, अब देखो रिलायबल डिलीवरी की बात करते हैं तो किसी तरह की डेटा की एरर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डेटा में एरर होगा तो करप्ट डेटा पहुंचेगा, और करप्ट डेटा पहुंचने का मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है तो वो क्या है, रिलायबल सर्विस होनी चाहिए विदाउट एनी एरर, और रीट्रांसमिटिंग द लॉस्ट एंड डैमेज पैकेट, कि अगर इन केस कोई भी, पहली बात तो जो हमें क्या करना है कि रिलायबल डिलीवरी क्या होगी, पहले से ही किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम पहले से ही उसको बैंडविड्थ एलोकेट करेंगे, और उसके जो पैकेट साइज़ हैं वो आपको इफ़ेक्टिवली पहुंचने चाहिए जिससे ड्रॉप ना हो। और अगर इन केस होता भी है तो हम क्या करेंगे, उसको जो भी लॉस्ट और डैमेज पैकेट है उनको रीट्रांसमिशन करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग इंप्रूव करता है ट्रांसमिशन इफिशियंसी। कहने का मतलब देखो क्या है, अब मल्टीप्लेक्सिंग आप सभी लोगों ने IDM यूज़ किया होगा, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। तो आप अगर सिंपल से अगर कोई चीज़ डाउनलोड करते हो, जैसे 1 GB की डेटा है, ठीक है, 1 GB का डेटा है, और आप विदाउट IDM के डाउनलोड करते हो तो उसमें 20 मिनट लग रहे हैं, और अगर विद IDM के डाउनलोड कर रहे हो तो उसमें 5 मिनट लग रहे हैं। ऐसा क्यों भाई, डेटा ऐसा तो नहीं कि बैंडविड्थ चेंज हो गई या फिर उनकी स्पीड चेंज हो गई है, ऐसा हो गया नहीं। कहने का मतलब ये है, IDM क्या करता है कि 1 GB की फाइल है, सपोज फॉर एग्जांपल 1 GB की फाइल है, उसने उसके 5 पार्ट्स कर दिए, और 5 पार्ट्स कैसे करेगा, सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग, कि 5 पार्ट्स 200 MB तक का एक ब्लॉक बना दिया, 200 से 400 तक का एक ब्लॉक बना दिया, और 400 से 600 तक का एक ब्लॉक बना दिया, और 600 से 800, 800 से 1000 तक का उन्होंने ब्लॉक बना दिया, मतलब सेपरेट कर दिया। और सेपरेट सीक्वेंस नंबर को हम सेम टाइम में हम मंगा रहे हैं, तो इससे क्या है, आपकी बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन हो जाएगी। गॉट इट, इसलिए वो स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है कि वो पैकेट्स को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है, और फिर जैसे ही सारा का सारा डेटा आता है उसको आप एक फाइल में मर्ज कर देता है। गॉट इट, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है, तो मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है। ठीक है, अब देखो एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट बताते हैं, तो यहाँ पर एड्रेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक से कंबाइन कर दिया है सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर को, कहाँ पर कर दिया गया है, TCP/IP में, TCP/IP प्रोटोकॉल में। ठीक है, हमेशा याद रखना, TCP/IP लेयर में सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर को कंबाइन कर दिया गया है, जिसके बिहाफ पर क्या है, एड्रेसिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो सेंडर का एड्रेस है, जो भी पैकेट्स होता है, जो भी प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल में होता क्या है कि प्रोटोकॉल में चेकसम होता है, सेंडिंग कोड होता है, उसका वर्जन नंबर होता है, उसके फ्लैग्स होते हैं, उसके क्या नाम, चेकसम में जो सीक्वेंस नंबर्स होते हैं, या फ्रेगमेंटेशन भी होता है, उसमें एक जगह पॉइंट होता है फ्रेगमेंटेशन का, और चेकसम का होता है कि अगर किसी तरह के कोई एरर कंट्रोल के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, जिससे हम सीक्वेंस नंबर बनाते हैं और उनको सीक्वेंस नंबर अलॉट करते हैं, जिसमें एक कॉलम और होता है जिसमें सोर्स एड्रेस होता है और डेस्टिनेशन एड्रेस भी होता है। ठीक है, तो जब तक सोर्स एड्रेस नहीं होगा, भाई सिंपल सी बात है कि सेंडर को पता तो होना चाहिए हमारे पास डेटा आ कहाँ से रहा है, और रिसीव और सेंडर को पता होना चाहिए कि रिसीवर
कौन है, किसको मुझे डेटा सेंड करना है, और रिसीवर को पता होना चाहिए कि मुझे कौन डेटा सेंड कर रहा है ना, तभी तो आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। सपोज मान लो आप किसी के घर पे जा रहे हो, ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप हमेशा उसको कॉल करते हो कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, कि अब मुझे कहाँ आना है। तो जो पर्सन है जिसके घर जा रहे हो वो आपको गाइड करता है कि हाँ, ये आपको सबसे पहले एड्रेस दे देगा, उसका एड्रेस लिखवा देगा कि हाँ आपको यहाँ पर आना है, और आप डायरेक्टली उसी रूट के थ्रू पहुँच जाते हो। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ होता है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट रिलायबल डिलीवरी। देखो यहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ था एंड टू एंड। यहाँ पर रिलायबल डिलीवरी की बात करते हैं, तो रिलायबल डिलीवरी में अगर आते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से टर्म्स यूज होंगे। सबसे पहला एरर कंट्रोल, जैसे आपने कहीं देखा भी होगा कि डेटा लिंक लेयर में भी एरर कंट्रोल होता है। ठीक है, सीक्वेंस नंबर भी होता है, डुप्लीकेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पर चैनल्स की बात नहीं होगी, यहाँ पर नोड की बात होगी। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है कि चैनल्स की बात होती है। इसके कहने का मतलब ये है कि अभी आपको मैं आगे चल के ये देखो, ये जो है यहाँ पर एक आपका सेंडर है, दूसरा आपका रिसीवर है। ध्यान देना इस चीज़ को, सेंडर है और रिसीवर है। यहाँ पर जो डेटा लिंक लेयर, देखो यहाँ पर डेटा लिंक लेयर परफॉर्म हो रहा है। एरर चेक्ड एट द डेटा लिंक लेयर कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पर चैनल्स बने हुए हैं। ठीक है, जो ये चैनल्स हैं, ये नोड नहीं है, चैनल्स हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर का कहाँ पे वर्क करेगी, जहाँ पर नोड्स हैं। देखो जैसे ये हो गया, या फिर एक ये हो गया, और एक ये हो गया, एक ये हो गया। जहाँ पर नोड्स होंगे वहाँ पर ये वर्क करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर, और चैनल में कौन वर्क करेगा, डेटा लिंक लेयर। व्हाट इट, समझ में आ गया सभी को। अब देखो यहाँ पे आते हैं एरर कंट्रोल। सबसे पहला पॉइंट एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल हम क्या चेक करते हैं कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन सेंड की है उसमें विदाउट एनी एरर के पहुंची है। अगर इन केस एनी एरर होती है तो हम क्या करते हैं, एरर डिटेक्शन टेक्निक यूज़ करते हैं। उसके ब्याप पर हम दो टर्म और यूज़ करते हैं, एरर प्रिवेंशन और एरर टॉलरेंस। ठीक है, सीक्वेंस नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हम सेंड कर रहे हैं उसको हम चेकसम के पॉइंट ऑफ व्यू पे हम उनको फ्रेम्स को सीक्वेंस नंबर अलॉट करते हैं, जिसके ब्याह पर वो फ्रेम्स सेंड होते हैं, और सीक्वेंस नंबर टू सीक्वेंस नंबर। क्योंकि सेंडर साइड में क्या है कि हम उसको स्प्लिट कर रहे हैं, पैकेट्स जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पैकेट्स की फॉर्म में स्प्लिट कर रहे हैं, और रिसीवर साइड में उनको क्या करेंगे, हम उन्हीं सीक्वेंस नंबर के ब्याह पर जो स्प्लिट इंफॉर्मेशन है, जो पैकेट्स हैं, उनको हम कलेक्ट करेंगे और मर्ज करेंगे एक सिंगल फाइल। तो ये हमेशा इम्पॉर्टेंट है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सीक्वेंस नंबर से ही सेंड होगी और सीक्वेंस नंबर से ही रिसीव होगी। ठीक है, लॉस कंट्रोल कि अगर जो भी रिसीवर है उसका बफर साइज कितना है और सेंडर का बफर साइज कितना है। रिसीवर कहने का मतलब ये मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो सेंडर जो है वो 5 MB का उसने डेटा पैकेट बनाया हुआ है और वो सेंड कर रहा है, लेकिन रिसीवर साइड में 1 MB का डेटा पैकेट बना हुआ है, तो वो क्या होगा कि भाई सिंपल सी बात है कि वो जब तक एक पैकेट सेंड करेगा तब तक 5 पैकेट आ गए, तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, है ना। अल्टीमेटली क्या होगा, एरर डेटा लॉस होगा, मतलब पैकेट ड्रॉप होंगे। तो उसको ना हो, ये कॉन्सेप्ट ना हो, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उन दोनों को बफर को मैनेज किया जाता है। इसके अब डुप्लीकेट की बात करते हैं, डुप्लीकेशन की। तो डुप्लीकेशन क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी ऐसा पैकेट है जो अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, जिसका टाइम टू लिव अभी भी है, और वो कहीं ना कहीं नेटवर्क में एग्जिस्ट कर रहा है, और बार बार अगर आप उसी चीज़ को सेंड करते रहेंगे, उसी पैकेट को सेंड करते रहेंगे, तो जो रिसीवर है उसके पास मल्टीपल डेटा सेम पैकेट या सेम सीक्वेंस नंबर का पहुंच जाएगा। तो वहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको मुझे मर्ज करना है, किसको मर्ज नहीं करना है। तो इसके लिए, और इससे क्या होगा, कंजेशन कंट्रोल भी नहीं हो पाएगा। कंजेशन ज़्यादा होगा तो इससे बैंडविड्थ भी कम हो जाएगी, उसकी इफ़िशियंसी कम हो जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को। अब देखो यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस जो मैंने अभी आपसे किया हुआ था, एरर कंट्रोल में हम क्या परफॉर्म करते हैं, सीक्वेंस नंबर क्या परफॉर्म करते हैं, लॉस कंट्रोल में क्या करते हैं, और डुप्लीकेशन में क्या करते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और इनको आप वन बाय वन पढ़ भी लेना, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं उसको फिगर के टर्म में भी समझाता हूँ और उसको पॉइंट टू पॉइंट भी समझाता हूँ। तो दोनों टर्म में जो भी बच्चे को जो
टर्म अच्छा लगता है, जिससे पढ़ने का जो तरीका है, क्योंकि हर एक ईच एंड एवरी स्टूडेंट का जो पढ़ने का तरीका होता है, रिमेंबर करने का तरीका होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ 3 प्रिंसिपल पर काम करता हूँ। एक तो स्ट्रक्चर में फ्लो चार्ट भी हो सकता है, कोई भी आर्किटेक्ट टाइप में कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, जिसके ब्याप पे आप माइंड में, क्योंकि माइंड क्या करता है, पिक्चर्स को स्टोर करता है, किसी कैरेक्टर को स्टोर नहीं करता है, इमेजेस में पिक्चर्स को करता है। तो हमारे पास में अगर कोई भी फिगर है तो हम उसको डायरेक्टली कैप्चर कर सकते हैं और उस पर वर्कआउट कर सकते हैं ईजिली, इसलिए। और पॉइंट टू पॉइंट में आपको टर्म्स भी याद रहते हैं और उसके डेफिनेशन भी याद रहती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग की बात करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग का मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है, 1 to many और many to 1 का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग और डाउनवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। अब क्या है, अपवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि मल्टीपल ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन यूज करते हैं सेम नेटवर्क में, जैसा आईडीएम करता है, ठीक है। और डाउनवर्ड में क्या है कि डाउनवर्ड में मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स 1 ट्रांसपोर्ट लेयर यूज करता है मल्टीपल नेटवर्क कनेक्शन। यहाँ देखो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर 1 ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन है और मल्टीपल क्या है, नेटवर्क कनेक्शंस है। इस चीज़ को याद रखना, और इन चीज़ों को आप तभी याद रख सकते हैं जब इन टर्म्स को आप याद रखेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, पता चला गया डाउनवर्ड पूछा गया आपने अपवर्ड लिख दिया, या अपवर्ड पूछा गया आपने डाउनवर्ड लिख दिया। तो हमेशा याद रखना कि मल्टीपल ट्रांसपोर्ट लेयर से और सेम नेटवर्क या 1 नेटवर्क की बात करते हैं, ठीक है, उसमें सेंड हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 ट्रांसपोर्ट लेयर से मल्टीपल में जा रहा है। यहाँ पर मैनी टू 1 का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है, और यहां पर क्या यूज हो रहा है, 1 to many। गॉट इट। यहां पर मैनी टू 1 यूज हो रहा है और यहां पर 1 to many हो रहा है, ठीक है। इस चीज को हमेशा आप याद रखना। देखो अब वर्ड मल्टीप्लेक्सिंग की बात करते हैं, तो अगर ट्रांसपोर्ट लेयर में ये 1 वर्चुअल सर्किट है या मल्टीपल पॉइंट से डेटा आ रहा है, किसमें, 1 पॉइंट पे, ठीक है, मैनी टू 1, मैनी अपर लेयर स्टैक से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, कहाँ पर, 1 वर्चुअल सर्किट्स में। इसको हम कहते हैं अपवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग। और डाउनवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 अपर लेयर से डेटा आएगा और मल्टीपल वर्चुअल सर्किट के थ्रू डेटा सेंड होगा। गॉट इट। अब देखो एड्रेसिंग की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एड्रेसिंग में क्या करते हैं कि जो भी इन्होंने क्या किया, हमने इसको ट्रांसपोर्ट, और एक चीज़ और है, जब भी आपको किसी को समझाना है तो हमेशा पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क का यूज़ करें, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन या फिर पीयर टू पीयर कनेक्शन, दोनों टर्म एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या है कि एक सेंडर है और एक ही रिसीवर है, मल्टीपल नहीं है, एक ही रिसीवर है। तो पीयर टू पीयर का कॉन्सेप्ट क्या है, एक सेंडर होता है दूसरा रिसीवर होता है, सब 2 ही नोड्स होते हैं, ठीक है। अब क्या है, देखो अपर लेयर से इंफॉर्मेशन मिली और इन्होंने क्या किया, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर से डेटा को सेंड किया गया, किसके थ्रू, एक अनसिक्योर नेटवर्क, अनसिक्योर नेटवर्क के थ्रू। जैसे ये अब पहुंचा, इसने डेटा इसको ट्रांसफ़र किया, इसको ट्रांसफ़र किया, इसको ट्रांसफ़र किया, और ये 1 to many का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो गया। और ये जो है वो डायरेक्टली आपको कहाँ पहुँचा देगा, प्रेजेंटेशन लेयर पे, ठीक है, या एप्लीकेशन लेयर पे, जिससे आपको प्रॉपर डेटा पहुँच जाएगा। अब देखो ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर टीसीपी एंड यूडीपी डेटा प्रोटोकॉल्स यूज होंगे, ठीक है, यूडीपी प्रोटोकॉल्स यूज होंगे। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये क्या करेगा, टेलनेट, जैसे हमने आपको बताया था कि रिमोट एक्सेस, रिमोट कंप्यूटर एक्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे अगर हम
किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे IBM ले लेते हैं, तो IBM क्या करता है, उसका एक मेन सर्वर है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक टर्म और बताता हूँ जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। समझ में कैसे आ जाएंगी, देखो, जस्ट वेट मिनट। ठीक है, यहाँ पर दो टर्म्स होते हैं, एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, या पीयर टू पीयर कह सकते हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कह सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड यूज़ करो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें भी एक ऐसे फिगर के तौर पे समझते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर आएगा, ठीक है। फिगर की तरफ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जैसे एक ही सर्वर है और ये डिफरेंट सब ब्रांचेस से कनेक्टेड है, ठीक है। सपोज मान लो ये आपकी मेन ब्रांच हो गई जो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है, या मुंबई ले लो, ठीक है। ये न्यूयॉर्क छोड़ो, मुंबई में आ जाओ। ये क्या है, ये दिल्ली की ब्रांच है, ये लखनऊ की ब्रांच हो गई, ये कानपुर की ब्रांच हो गई, और ये आपका जैसे गोरखपुर की ब्रांच हो रही, ठीक है। कहीं पर भी ले सकते हैं, ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो इस लोकेशन पे जो इन्फॉर्मेशन बैठे हुए हैं, ये एक यहाँ पर आप इनका डेटाबेस है, यहाँ पर डेटाबेस है, यहाँ पर मेमोरी लगी हुई है, और ये जितने भी नेटवर्क हैं ये विदाउट डिस्कलेस हैं। सिंपल सी बात है, डिस्कलेस ऑपरेटिंग सिस्टम है या सिस्टम है, ठीक है। इसमें किसी तरह की मेमोरी नहीं लगी हुई है। जो भी पर्सन यहाँ पे काम कर रहा है वो डायरेक्टली अल्टीमेट कहाँ पे काम कर रहा होगा, सर्वर पे। जैसे टेलनेट एक टर्मिनोलॉजी है जो आपको मैं डिस्कस करके बताऊंगा। इसमें क्लाइंट सर्वर बेस्ड काम होता है, ठीक है। टेलनेट बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको कोई टेक्स्ट के फील्ड में काम करना है या फिर कुछ प्रोग्रामिंग करनी है तो आप टेलनेट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मल्टीमीडिया या GUI इंटरफेस का यूज़ नहीं होता है, ओनली टेक्स्ट फॉर्मेट में। अगर आपको ऑडियो वीडियो का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है तो आप टेलनेट पे वर्क नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपको प्रोग्रामिंग करनी है, जैसे जितनी भी IITs हैं वहाँ पर क्या जितनी भी लैब्स होती हैं तो वो डिस्कलेस सिस्टम के बेसिस पे होती हैं। आपका एक सर्वर होता है, आपका अकाउंट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट का अकाउंट बनता है, और जो भी बच्चे उस अकाउंट के बेसिस पे जो प्रोग्राम बनाते हैं, जब फाइनल में इवेल्यूएशन होता है तो इवेल्यूएशन के टाइम पर उन्हीं की आईडी पे एक्सेस किया जाता है उनके कि उन्होंने क्या कौन कौन से प्रोग्राम बनाए हैं। जिसने बनाए होते हैं उनको हिसाब से मार्किंग मिलती है, जो नहीं बनाते हैं उनको नहीं मिलती है, ठीक है। तो अब यही कॉन्सेप्ट कंपनीज में होता है कि जैसे वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट अगर बात करते हैं तो अल्टीमेटली आपको एक सॉफ्टवेयर मिलता है, और सॉफ्टवेयर मिलता है तो हम काम क्या कर रहे होते हैं, काम यहाँ पे कर रहे होते हैं लेकिन रिमोट लोकेशन पे होते हैं, ठीक है। तो ये काम आपका यूज होता है जो सेंट्रलाइज सर्वर के बेस पे होता है, ठीक है, सेंट्रलाइज सर्वर के बेस होता है। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करते हैं तो इन जो सब ब्रांचेज हैं इन सिस्टम के पास में भी मेमोरी होती है, जैसे बैंक, जैसे SBI, तो बैंक्स जो क्या होते हैं, जितनी ब्रांचेज होती हैं उनके पास में भी सर्वर होता है, तो वो लोकल सर्वर कहा जाता है। और जो मेन सर्वर होता है, आपने सभी ने सुना होगा कि जब बैंक वाले एक मैसेज करते हैं कि आप 12:30 बजे से लेके और रात के मतलब 12:30 से लेके और 1:30 तक सर्वर मेंटेनेंस पर रहेगा, मतलब कहने का मतलब अपडेटेड होगा। तो अपडेट क्या होता क्या है कि जितने भी अपडेशन इन सब ब्रांचेज में हुआ है वो डायरेक्टली मेन ब्रांच के सर्वर में हो सके, ठीक है, दोनों में डेटा ट्रांजैक्शन कंट्रोल का कॉन्सेप्ट यूज हो सके। तो यहाँ पर भी मेमोरी होती है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड का कॉन्सेप्ट यूज होता है, लेकिन अगर हम जहाँ पर डिस्क लेस सिस्टम यूज करते हैं वहाँ पर हम सेंट्रलाइज सर्वर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो टेलनेट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक टेलनेट क्लाइंट है और एक टेलनेट सर्वर है। तो टेलनेट क्लाइंट क्या करेगा, इन लेयर्स के बेसिस पे वर्क करेगा और एक्सेस करेगा किसको, इसको, विद द हेल्प ऑफ
यूज़र आईडी और पासवर्ड, आपके लिए ये चीज़ हमेशा रहती है क्योंकि ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी। और ये होता क्या है कि नॉन सीक्वेंशियल होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि यूडीपी क्या होता है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। जैसे टीसीपी आईपी क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, और यूडीपी क्या होता है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। अब कनेक्शन ओरिएंटेड में थोड़ा सा उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन कनेक्शन लेस में क्या होता है कि आपको फंक्शनैलिटी ज़्यादा होती है इसकी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कनेक्शन लेस का कॉन्सेप्ट ज़्यादातर कहाँ पे यूज होता है, वायरलेस नेटवर्क में, जहाँ पर डेटा अगर आप एक बार कनेक्शन टर्मिनेट हुआ, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, टर्म कौन सा यूज होता है, ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो इसलिए पैकेट ड्रॉप रेशियो ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सेंड कर सकते हैं, और नॉन सीक्वेंशियल होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। इस चीज़ से आप याद रख सकते हो कि यूडीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है और नॉन सीक्वेंशियल होता है। और नॉन सीक्वेंशियल क्यों बनाया जाता है, उसका भी रीज़न होता है क्योंकि हम क्या करते हैं, पैकेट ब्रॉडकास्ट करते हैं। ब्रॉडकास्ट करने में हम क्या करते हैं, मल्टीपल पैकेट एक साथ में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कहने का मतलब ये 50 MB का अगर मुझे फाइल सेंड करनी है तो सारी की सारी हम सेंड कर देते हैं। ठीक है, बाद में उसको रिसीवर को रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, जितने भी पैकेट रिसीव हो गए, उसकी जो नहीं रिसीव हुए उनकी वो रिक्वेस्ट दोबारा से सेंड करता है। लेकिन कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है कि वो फ्रेम्स के अकॉर्डिंग उसको सेंड करता रहता है, जिसके लिए स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है डेटा ट्रांसमिशन में। ठीक है, लेकिन एफिशिएंसी में नहीं, क्योंकि वो रिलायबल होता है। उसकी कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है, उसमें पैकेट ड्रॉप रेशियो बहुत कम होता है, जबकि कनेक्शन लेस में पैकेट ड्रॉप रेशियो ज़्यादा होता है। ठीक है, इस वजह से आप आसानी से इसको याद रख सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या है कि ये आपको रिलायबल और सिक्योरिटी आर लेस इंपॉर्टेंट देन द स्पीड एंड साइज। समझ में आया कि ये क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है तो इसकी रिलायबिलिटी अच्छी होती है, सिक्योरिटी भी अच्छी होती है, लेकिन ये क्या करता है, स्पीड और साइज में ये वर्कआउट करता है यूडीपी। जबकि टीसीपी क्या करता है, ये टीसीपी इस टर्म में डाउन होता है लेकिन इस टर्म में अप होता है। कहने का मतलब टीसीपी की रिलायबिलिटी अच्छी होती है और सिक्योरिटी अच्छी होती है, लेकिन स्पीड और साइज़ का जो पैकेट साइज़ होते हैं उनमें वेरिएशन आ जाता है। लेकिन यूडीपी में क्या होता है, स्पीड साइज़ ज़्यादा अच्छी होती है लेकिन रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी कम होती है। क्यों, क्योंकि कनेक्शन लेस होता है। अब देखो बात करते हैं यहाँ पर, अभी मैं आपको इसका यूजर डेटाग्राम का एक जो स्ट्रक्चर है, प्रोटोकॉल स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा इसके बाद में। और ये टर्म्स हम यूज़ करेंगे, कौन कौन से टर्म यूज़ करेंगे, सोर्स पोर्ट एड्रेस। ठीक है, सोर्स पोर्ट एड्रेस। अब जब मैंने आपको एड्रेसिंग पढ़ाई थी, नेटवर्क एड्रेसिंग पढ़ाई थी, तो उस टाइम पर आप याद रखो कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था। आपको मैक एड्रेस पढ़ाया था जो NIC के बेसिस पे होता था, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बेसिस पे होता था, या फिर फिजिकल एड्रेस कह सकते हो जिसको हम मैक एड्रेस बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने आईपी एड्रेस की बात की थी। आईपी एड्रेस में दो टर्म्स आते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक आते हैं। अब इसमें भी दो टर्म होते हैं, IPv4 IPv6। ठीक है, जो डायनेमिक बेसिस पे होते हैं क्योंकि जो आईपी प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं उनको चेंज कर सकते हैं, या लॉजिकल प्रोटोकॉल भी, लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं उनको। अब उसके बाद में थर्ड पॉइंट हमने बताया था पोर्ट नंबर, जो कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। आईपी एड्रेस 32 बिट IPv4 के टर्म में, 30 और 128 बिट IPv6 के टर्म में, और पोर्ट एड्रेस 16 बिट का होता है। आपको शायद याद भी होगा, अगर याद नहीं है तो आप इस पर वर्कआउट कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताया। तो जो यूडीपी प्रोटोकॉल होता है वो हमेशा पोर्ट नंबर के बेसिस पे काम करता है, आपका आईपी एड्रेस की बेसिस पे काम नहीं करता है जैसे टीसीपी करता है। ठीक है, लेकिन यूडीपी क्या करता है, पोर्ट नंबर के बेसिस पे काम करता है। तो सोर्स पोर्ट नंबर क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है उसका एड्रेस, जो कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। और डेस्टिनेशन एड्रेस, पोर्ट एड्रेस क्या होता है, जहां पर उसको इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, और वो भी कितने बिट का होता है,
16 बिट का होता है। गॉट इट। इसके बाद में टोटल लेंथ की बात करते हैं, तो टोटल लेंथ क्या है, जो भी यूजर डेटाग्राम को जो डेटा साइज है वो डिफाइन करता है किसके बिहाफ पर, बाइट्स में होता है, और कितने बिट का होता है, 16 बिट फील्ड का होता है। ठीक है, जिसमें डेटा की इंफॉर्मेशन होती है, डेटा नहीं होता, डेटा की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, चेकसम की बात करते हैं, तो चेकसम बेसिकली करता क्या है कि आपको सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, आपको सीक्वेंस नंबर मिलता है, जिसके सीक्वेंस नंबर के बिहाफ पे हम उनको पैकेट को इफेक्टिवली सेंड कर सकते हैं। इसमें एरर कंट्रोल का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है, जिसमें क्या रहता है कि आपको जो भी एरर हो रही है, ठीक है, एरर डिटेक्ट करता है और एरर के हिसाब से आपको वर्कआउट करता है कि वेदर देयर इज एनी एरर इन प्रोटोकॉल और पैकेट और नॉट। ठीक है, जो कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। ठीक है, देखो इसमें देखो दिख रहा है सभी को आई होप सभी को दिख रहा होगा। सोर्स पोर्ट एड्रेस 16 बिट, टोटल लेंथ 16 बिट, और डेस्टिनेशन एड्रेस 16 बिट, चेकसम 16 बिट, और इसके बाद में आता है डेटा, जो भी हमें डेटा सेंड करना होता है। इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ठीक है, इसमें इस डेटा की इंफॉर्मेशन होती है, ना कि डेटा होता है, हमेशा याद रखना, और इसमें डेटा होता है जिसका सबसे ज़्यादा साइज होता है। ठीक है, अब आते हैं टीसीपी प्रोटोकॉल। ये भी वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, जबकि यूडीपी क्या था, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। और कनेक्शन लेस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब उसको ऑन डिमांड बेसिस पे काम करता है, सिंपल सी बात है, ऑन डिमांड बेसिस पे काम करता है। एक रिएक्टिव प्रोटोकॉल के टर्म होता है और प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल के टर्म होता है। तो ऑन डिमांड कहने का मतलब ये है कि जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तब मैं उस किसी पर्सन को कॉल करता हूँ। ठीक है, और सपोज मान लो एक ऐसा हमने कनेक्शन बनाया कि मुझे ज़रूरत पड़ रही हो या नहीं पड़ रही हो, लेकिन हमारा लिंक बना रहता है। ठीक है, तो ये टर्म्स यूज होता है। अब कनेक्शन ओरिएंटेड में लिंक बना रहेगा, लेकिन जो चैनल है वो आइडियल मोड पे हो सकता है, लेकिन कनेक्शन लेस में क्या है कि तभी लिंक बनेगा जब उसको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही ज़रूरत ख़त्म हुई तुरंत लिंक टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, और कनेक्शन इस्टेब्लिश करके रखता है बिटवीन एंड्स ऑफ द ट्रांसमिशन, मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में एक कनेक्शन बना के रखता है। ठीक है, और ये फुल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के बेसिस पे काम करता है, फुल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ टर्म्स हैं, सोर्स पोर्ट एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस सेम हो गया, 16 बिट के हैं दोनों के दोनों। ठीक, अब इसमें एक टर्म्स और आता है सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर क्या, इसमें क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन होगी कि पैकेट जो हमने सेंड किए हैं, अगर मान लो 50 MB का डेटा सेंड किया हुआ है, उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, उसको सीक्वेंस नंबर के बिहाफ पर हमने दे रखा है। ये अब इसके बाद में मैं एक्नॉलेजमेंट कि हम सेंडर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बेस पर काम होता है, सेंडर और रिसीवर का रिक्वेस्ट रिप्लाई का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है। अब आपको हेडर लेंथ 4 बिट की बेसिस पे होगा, रिजर्व कितना रखा गया है, फ्यूचर रिजर्व रखा गया है, वो कितने बिट के लिए रखा गया है, और URG, ACK, PSK, RST, CYN एंड FIN, ये मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करके दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में। और विंडो साइज कितनी रहेगी, अर्जेंट पॉइंटर कितना रहेगा, और ऑप्शन और पैडिंग। ये एक ऐसा फील्ड होता है चेकसम के बाद में कि यहाँ पर जो भी हैकिंग प्रोसेस होती है मोस्टली इसी फील्ड से होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिलते हैं। आई होप हमें आज आपको सभी को समझ में आया होगा कि कैसे वर्कआउट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इस पर वर्कआउट होता है। थैंक यू सो मच।